नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं कांग्रेस के नए संकट मोचक पर। जिस वक्त हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हुए थे और रंजीत रावत ने भी जिद पकड़ ली थी कि वो रामनगर नहीं छोड़ेंगे, तो एक बार ऐसा लगने लगा था मानो कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार जाएगी। खुद हरीश रावत ने भी कहा है, उस वक्त मुझे बताया गया कि उनकी जिद के कारण पार्टी टूट भी सकती थी। ऐसा हो भी सकता था क्योंकि बहुत अजीब सी सिचुएशन बन गई थी और एक ही पिक्चर में हरीश रावत, रणजीत रावत, प्रीतम सिंह, देवेंद्र यादव, संध्या डालाकोटी, महेंद्र पाल, हरीश दुर्गापाल, हरेंद्र वोरा, महेश शर्मा एक साथ आकर खड़े हो गए थे। इनमें से बहुतों की तो एक दूसरे से बनती भी नहीं है, इसीलिए समस्या यह थी कि इनमें से सभी अपनी अपनी जिद पर अड़े थे और एक दूसरे से बात तक करने की स्थिति में नहीं थे। उस वक्त यशपाल आर्य ने एक भूमिका निभाई, जिस कारण आज कांग्रेस के कई नेता कहते हैं कि यशपाल आर्य कांग्रेस के नए संकट मोचक के तौर पर उभर कर सामने आए। आइए यह मामला कैसे सुलझा था और इसमें यशपाल आर्य की क्या भूमिका रही थी, इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इसको लेकर कैसे हरीश रावत मान गए थे और कैसे रंजीत रावत रामनगर को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, इस पर बहुत ज़्यादा मीडिया रिपोर्ट आई नहीं है और पार्टी के बहुत सारे नेता कुछ कहने से बचते भी है। लेकिन इस पर जो हमने पता किया है, जो हमने कई सारे लोगों से बात की है, कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात की है, उससे जो सामने निकल कर आता है वो बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बनती है। वैसे इस पर वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मलिक कहते हैं, दरअसल सबसे बड़ी समस्या तो यह आ गई थी कि कांग्रेस में कोई ऐसा नेता ही नहीं था जो हरीश रावत और रंजीत रावत से एक साथ बैठकर बात कर सके। उनका कहना है कि इतना ही नहीं, प्रीतम कैंप और हरीश रावत कैंप के साथ साथ दिल्ली के बड़े नेताओं के बीच सेतु बनने के लिए भी कोई नाम कांग्रेस के सामने उस वक्त सामने नहीं आ रहा था। यह सही है, क्योंकि आप याद करें तो हरीश रावत ने नामांकन के लिए सोशल मीडिया पर अपने पोस्टर भी डाल दिए थे। मामले को बहुत ज़्यादा बिगड़ता देख यह जिम्मेदारी यशपाल आर्य ने संभाली थी। कैसे संभाली थी और कैसे उन्होंने काम किया था, इस पर अगर बात करें तो उन्होंने रंजीत रावत और हरीश रावत को एक बात के लिए तैयार किया कि रामनगर से दोनों ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, दोनों को ही अलग अलग सीटों पर भेज दिया जाता है। इस सीट से किसी तीसरे को चुनाव लड़ाया जाएगा। बड़ी मशक्कत के बाद जब दोनों तैयार हो गए तो दिक्कत यह आई कि हरीश रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हरीश रावत पिछले चुनाव में 2 सीटों से हार का बोझ लेकर बैठे थे। इसलिए वो ऐसी सीट चाह रहे थे जहां से आसानी से जीता जा सके, इसीलिए वो रामनगर को चुन भी रहे थे। वो हरिद्वार ग्रामीण से लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां से वो अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। हरीश रावत को पता था कि अगर वो हरिद्वार ग्रामीण से हाँ कर देते हैं तो अनुपमा को फिर कांग्रेस कहीं से भी टिकट नहीं देने वाली है। यशपाल आर्य ने लाल कुआं का सुझाव दिया तो पहले तो हरीश रावत ने मना कर दिया, क्योंकि इस सीट से चुनाव की जीत की गारंटी नहीं थी। वैसे भी इस सीट पर 2 बड़ी परेशानी थी, एक संध्या डालाकोटी को टिकट मिल चुका था और दूसरी हरीश दुर्गापाल और हरेंद्र वोरा बगावत किए हुए थे और दोनों में 36 का आंकड़ा था। इसीलिए संध्या डालाकोटी को मनाना और हरीश दुर्गापाल और हरेंद्र वोरा को एक मंच पर लाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी यशपाल आर्य ने ली और वो दुर्गापाल और हरेंद्र वोरा को एक साथ लाने में सफल भी हो गए। हाँ, इतना जरूर है कि वो संध्या डालाकोटी को मना नहीं पाए। इसके बाद रंजीत रावत को सल्ट भेज दिया गया। लेकिन सवाल था कि रामनगर किसको लाया जाए। कालाडूंगी से महेंद्र पाल को रामनगर लाने की बात आई, लेकिन महेंद्र पाल सोनिया के दरबार से टिकट लेकर आए थे, इसीलिए उनसे बात करने की कोई तैयार नहीं था, उनसे बात करने के लिए कोई राजी नहीं था। यहाँ पर भी यशपाल ने महेंद्र पाल को रामनगर के लिए मनाया और रंजीत रावत को रामनगर में महेंद्र पाल की मदद के लिए तैयार किया, क्योंकि रामनगर में रंजीत रावत 5 साल से तैयारी कर रहे थे, इसीलिए वहां पर उनकी मदद की जरूरत थी। गौर करने की बात यह है कि वोटिंग हो चुकी है और रिजल्ट 10 मार्च को आना है, लेकिन इस चुनाव में जहां पर भी दिक्कत आई, यशपाल आर्य प्रीतम सिंह और हरीश रावत से चर्चा कर उसको दूर करते रहे, दोनों कैंप के बीच एक सेतु का काम करते रहे। यह एक बड़ी बात है। इस तरह से तालमेल के लिए इस बार कोई व्यक्ति भाजपा में नहीं दिखा है। वहां पर इसके अभाव का नतीजा यह है कि हर दिन कोई ना कोई कह रहा है कि पार्टी के ही लोगों ने मुझे हराने का काम किया। लेकिन कांग्रेस में यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह खेमे और हरीश रावत खेमे के बीच सेतु की तरह बने रहे और इस संकट से कांग्रेस को पार लगाते रहे। मैं अपनी बात को अंतिम की ओर ले जाते हुए 2 बातें याद दिलाना चाहता हूं। एक, जिस वक्त पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और धुआंधार घोषणाओं और तबादलों की बैटिंग शुरू की, तो यह लगने लगा था कि भाजपा बहुत आसानी से वापसी कर सकती है। लेकिन उसी वक्त यशपाल आर्य ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में एंट्री कर ली। इस चुनाव के लिए यह पहला पाला बदल था और उसके बाद से भाजपा का ग्राफ गड़बड़ाने लगा और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ने लगा। प्रदेश की जनता की नज़र में
ये ग्राफ घटा है या बढ़ा है सही तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन प्रदेश की जनता की नज़र में परसेप्शन बदलने लगा और परसेप्शन बदलने से ये हुआ कि कांग्रेस अच्छा करती दिखने लगी और भाजपा झगड़े में फंसती दिखने लगी। आप चुनाव कैंपेन को भी गौर से देख ले। कांग्रेस के प्रदेश के सबसे बड़े नेता हरीश रावत लाल कुआं से निकलकर प्रचार करने कहीं दूसरी जगह बहुत ज़्यादा गए नहीं है। प्रीतम सिंह भी चक्राता से बहुत ज़्यादा निकल नहीं पाए और गणेश गोदियाल भी श्रीनगर को छोड़कर इधर उधर कहीं जा नहीं पाए। लेकिन यशपाल आर्य ने उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की सीटों पर काम किया है। बताया जाता है कि पुष्कर सिंह धामी ने उनसे कहा था कि खटीमा में प्रचार के लिए ना आए, लेकिन वो खटीमा गए और उसके एक दिन बाद ही पुष्कर सिंह धामी यशपाल आर्य की विधानसभा बाजपुर में प्रचार के लिए आए। इससे ये साबित होता है, ये बात कुछ सामने आती है कि वो बात जो चर्चा है वो कुछ ठीक ही है। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी बाजपुर आए नहीं है, यह गौर करने की बात है। हरीश रावत ने खुद कहा है कि रामनगर प्रकरण के समय कांग्रेस में टूट फूट की नौबत आ गई थी, ऐसा मुझे पार्टी के कुछ लोगों ने बताया था, इसीलिए मैंने रामनगर को छोड़कर लाल कुआं को चुना। अब यह तो पता नहीं 10 मार्च को कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आएगी, भाजपा के हिस्से में कितनी सीटें आएगी, लेकिन हरीश रावत ने एक बार फिर कहा है कि प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना उनकी इच्छा है। वैसे एक सच यह भी है कि हरीश रावत के जवाब बहुत मौसमी होते हैं, उनकी इच्छाएं बहुत मौसमी होती है, वो पल पल बदलते रहते हैं। इसीलिए देखते उत्तराखंड में इस बार किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज रखा जाता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।